चलिए जी, तो आज सबसे पहले रोटेशन पढ़ेंगे, बाकी कहानी बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा जी। चलिए तो शुरू करते हैं भैया आज की कहानी। बहुत बढ़िया है कांच, आशीर्वाद है आपको। देखो भैया, रोटेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी यहां पर ध्यान से नहीं भटकेगा, भटकेगा तो पछताएगा। ये भी ठीक, जल्दी जल्दी समझे बच्चे। रोटेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, जल्दी से जल्दी देखना है। रोटेशन का कंसेप्ट कहता है बच्चे, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है, कौन इंडिविजुअल, तो एक टर्म सर्व करेगा 5 साल का। कितने साल का टर्म सर्व करेगा बच्चों? 5 साल का। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हां बेटे, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा। 5 साल काम करेगा तो टर्म बोलेंगे, 5 साल आराम करेगा तो बोलेंगे कूलिंग पीरियड। ठीक है ना? 5 साल काम करेगा तो बोलेंगे टर्म, 5 साल काम करेगा आराम करेगा तो बोलेंगे कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड तो आराम से ठंडे बस्ते में जाओ और सो जाओ। ये भी ठीक है। बच्चा कह रहा है हम भी सो जाते हैं, हमारा क्या है? नहीं बेटा, आपका भी कुछ नहीं है, आपका तो जीवन मस्त चल रहा है। अब अगर फॉर्म हुई तो क्या करेगी? फर्म भैया 2 टर्म सर्व करेगी। जल्दी जल्दी बोलो। पहला टर्म कितने साल का? 5 साल का। दूसरा टर्म कितने साल का? 5 साल का। इसके बाद कूलिंग पीरियड आएगा। ओके, मतलब इंडिविजुअल एक टर्म कूलिंग पीरियड, सही पकड़े हैं। फर्म के केस में 2 टर्म कूलिंग पीरियड, फर्म के केस में 2 टर्म कूलिंग पीरियड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई आपसे बोले फर्म 10 साल काम करेगी, बोलना नहीं, फर्म 10 साल काम नहीं करेगी, फर्म 5-5 साल के 2 टर्म सर्व करेगी। समझ रहे ना? 5-5 साल के 2 टर्म सर्व करेगी। और दोनों ही केस में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही केस में कूलिंग पीरियड है 5 साल। यहां भी 5 साल, यहां भी 5 साल, कूलिंग पीरियड 5 साल। ठीक है सर, ये रोटेशन का कंसेप्ट है, ये हर कंपनी पे नहीं लगता, ये हर कंपनी पे नहीं लगता, ये सिर्फ 4 कंपनियों पे लगता है। 4 कंपनी कौन कौन सी? लिस्टेड कंपनी का तो आपको पता है, आजा मुझ पे लग जा, तू तो सेक्शन है मुझ पे लग जा। लिस्टेड कंपनी का गाना याद है ना आपको? बदन पे सेक्शन लपेटे हुए, ए जाने तमन्ना मैं किधर जा रही हूं। लिस्टेड कंपनी पे रोटेशन लगेगा। पब्लिक कंपनी कैपिटल 10 करोड़, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैपिटल 50 करोड़। क्या बात कर रहे हो? हां जी, पब्लिक पे लिमिट है 10 करोड़ की, प्राइवेट पे लिमिट है 50 करोड़ की। और बची कुछ कंपनीज जिनकी कैपिटल तो लिमिट से कम है, कैपिटल, लेकिन उनके लोन या उनके डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए से हैं। जल्दी जल्दी बताना बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? आप बताना रोटेशन लगेगा या नहीं। ठीक है, कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बढ़िया भैया। कैपिटल है भैया 48 करोड़। जल्दी बोलो, रोटेशन लगेगा नहीं लगेगा? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे कैपिटल 48 करोड़। जल्दी बोलिए, कैपिटल 48 करोड़ पे रोटेशन लगेगा नहीं लगेगा भैया? लेकिन इन्होंने ना भैया लोन लिया हुआ है, लोन है ना भैया 26 करोड़ के है भैया, रोटेशन लगेगा? नहीं लगेगा सर। दूसरी कंपनी है भैया एबीसी लिमिटेड है भैया, कैपिटल है भैया 8 करोड़ की। ठीक है भैया, लोन है भैया 52 करोड़ के, रोटेशन लगेगा? लगेगा ना सर? रिमेनिंग कंपनी का मतलब है जिनकी कैपिटल तो कम है। अब पब्लिक कंपनियों को ही नहीं, पब्लिक कंपनी में कितनी कैपिटल चाहिए? 10 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैपिटल है, लेकिन लोन तो 50 करोड़ के है ना मालिक, तो रोटेशन लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, कैपिटल है भैया 40 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। लोन है भैया 26 करोड़ रुपए के। बहुत ही बढ़िया। डिपॉजिट भी है भैया 26 करोड़ के। अब बताओ रोटेशन लगेगा?
लोन अकेले 26, डिपॉजिट अकेले 26, रोटेशन लगेगा। एक बात ध्यान रखना, रिमेनिंग कंपनी हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम बैंक एफआई और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, और एग्रीगेट लेंगे, वाह बेटे, और लिखा है और, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान से देखिए, अगर और लिखा हुआ है तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या 50 करोड़ कहीं भी अचीव कर रहा है क्या? नहीं। बात आ रही है समझ में? ठीक, कैपिटल भी कम है, लोन भी कम है, डिपॉजिट भी कम है। एक बात ध्यान रखना, बोरोइंग जो है ना सारी काउंट नहीं करेंगे, बैंक और एफआई वाली, और कोई नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, मैक्सिमम टर्म कितना है? इंडिविजुअल 1 टर्म 5 साल का, फर्म 2 टर्म 5-5 साल की, दोनों में कूलिंग पीरियड कितना बताया मैंने आपको? दोनों में कूलिंग पीरियड 5 साल। अब बात करते हैं भैया सेम नेटवर्क की, ठीक है, सुनना ध्यान से। वही ये थोड़े एग्जाम्पल हैं, सारी चीजें मेरे पास वैसे नोट्स तो सब है, लेकिन मैंने कहा चलो सेम नेटवर्क की बात भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी क्या बात हो जाएगी। टू रू 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 रू। देखो भाई, ये कंपनी है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये कंपनी है, ये एक फर्म है एबीसीएन कंपनी, ठीक है। इसको ऑडिटर बनाया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, मान लो 2018 में, ठीक है भाई। पहला टर्म होगा 18 से 23, दूसरा टर्म होगा 23 से 28। क्या इस फर्म को तीसरा टर्म मिल पाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना, कूलिंग पीरियड आ जाएगा। पहला टर्म 18 से 23, दूसरा टर्म 23 से 28, तीसरा टर्म नहीं मिलेगा, कूलिंग पीरियड। एबीसी और एएक्सवाई दूसरी फॉर्म है, दोनों में कॉमन पार्टनर है ए। सर ए दोनों में कॉमन पार्टनर है, प्रोविजन कहता है सर अगर दो फर्म के बीच में कॉमन पार्टनर होगा तो आप मानेंगे फर्म सेम नेटवर्क में है। अगर कॉमन पार्टनर होगा तो सेम नेटवर्क में होगी। सेम नेटवर्क का मतलब है अगर एबीसी डिस्क्वालिफाइड है तो एएक्सवाई एंड कंपनी भी डिस्क्वालिफाइड होगी। मैं तो डूबेंगी सनम, तेरे को साथ लेकर डूबूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों फर्म में कॉमन पार्टनर हुए तो आपकी फर्म तो डिस्क्वालिफाइड है, दूसरी फर्म भी डिस्क्वालिफाइड कहलाएगी। ये पहला है, कॉमन पार्टनर से बनता है कॉमन कंट्रोल, ये बात ध्यान रखना। कॉमन पार्टनर बोल लो या कॉमन कंट्रोल बोल लो, बात उतनी सी है, ठीक है। पहला सेम नेटवर्क का पहला रीजन, ठीक है। सेम नेटवर्क कहां से बनेगा? एक तो बनेगा कॉमन कंट्रोल से। कॉमन कंट्रोल कहां से? कॉमन पार्टनर से। दूसरा एग्जांपल, मान लो बच्चे दो फर्म है, एसआर बाटली बोई एंड कंपनी और एबीसी एंड कंपनी, ठीक है। ये दोनों ई एंड वाई का ब्रांड नेम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। एसआर बाटली बोई को 15 में रिलायंस की ऑडिट मिली। पहला टर्म 15 से 20, दूसरा टर्म 20 से 25। अब 25 से 30 के लिए कूलिंग पीरियड मिलेगा ना मालिक? टर्म तो मिलेगा नहीं, कूलिंग पीरियड। एसआर बाटली बोई बोलती है मोटा भाई आप टेंशन मत लो, हमारी एक और फर्म है एबीसी एंड कंपनी, वो आपकी ऑडिट कर देगी 25-30 में। कंपनी से कहता है भाई रुक जा, थम जा, समझ ले। अगर दो फर्म कॉमन ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन दोनों फर्म को आप कॉमन कंट्रोल सेम नेटवर्क में मानेंगे। अगर दोनों फर्म का कॉमन ब्रांड नेम है तो वहां भी सेम नेटवर्क बनेगा। अगर आपकी ये वाली फर्म डिस्क्वालिफाइड है तो ये वाली फर्म भी क्या हो जाएगी?
डिस्क्वालीफाइड, दोनों ही फॉर्म डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगी। तो सेम नेटवर्क मेरे बच्चे कहां से बनेगा? सेम नेटवर्क बनता है तो कॉमन कंट्रोल से, या सेम नेटवर्क बनता है सेम ब्रांड नेम से या सेम ट्रेड नेम से। इतना क्लियर है बच्चे? चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं एग्जाम्पल उठाता रहूंगा, हमारा क्या है वो टाइम बच जाएगा एग्जाम्पल बनाने से। प्रॉपर एग्जाम्पल अपने पास बने रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो सेम नेटवर्क कहां से बनेगा? सेम नेटवर्क बनेगा आपका सेम ब्रांड नेम से या कॉमन कंट्रोल कॉमन पार्टनर से। ठीक है, अगला पॉइंट, एक बात बताओ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ये डिस्क्वालीफाइड हो गया, मान लो आपने ए को ऑडिटर बनाया। ठीक है, ए ने काम किया जी 20 से 25, अब 25 में डिस्क्वालीफाइड हो गया ना, कूलिंग पीरियड लग गया। अब ए की जगह बी लाना है, सी लाना है, डी लाना है, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? वो तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता ना यार। अब किसको लाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? अगर ऑडिट कमेटी को बनाना जरूरी है तो ऑडिट कमेटी नए ऑडिटर का नाम रिकमेंड करेगी। अगर ऑडिट कमेटी को बनाना जरूरी नहीं है तो बोर्ड नए ऑडिटर का नाम रिकमेंड करेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑडिट कमेटी अगर होती है तो ऑडिट कमेटी ही नाम रिकमेंड करती है और बोर्ड उसकी बातें कंसीडर करेगा, माने या ना माने वो बात की बात है, कंसीडर करेगा। ठीक है ना? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चावाड़ी। तो नया ऑडिटर किसके बोलने पर आएगा भाई? नया ऑडिटर आएगा, ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन बोर्ड कंसीडर करेगा। इन अदर केसेस बोर्ड खुद रेकमेंड करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और है बस, वो पॉइंट मैंने आपको बताना है इसमें रोटेशन वाले में। ये एक फर्म है भाई ABCN कंपनी, ये ऑडिट कर रही है मान लो नेस्ले की, 2022 में ऑडिट मिले। ठीक है, पहला टेन्योर 22 से 27, दूसरा 27 से 32 और तीसरा 32 से 37 के बीच में कूलिंग पीरियड लग गया। ABCN कंपनी का एक पार्टनर ए, इसने चालाकी दिखाई, 2036 में ही ABC को छोड़ दिया और दूसरी फर्म बना ली AKL एंड कंपनी। अब एक बात बताओ, जब 2036 कह रहा हूं सॉरी 2031 में, जब 2032 में यह फर्म डिस्क्वालीफाइड होगी तो क्या ए यहां पार्टनर है? नहीं, लेकिन ए यहां तो पार्टनर है। तो क्या दोनों फर्म में कॉमन पार्टनर्स हैं? नहीं, देयर इज नो कॉमन पार्टनर, क्योंकि ए तो 31 में छोड़ चुका है ना, इस फर्म को 31 में छोड़ चुका है और अपनी नई फर्म बना चुका है। कहता है सर, अगर ए ने इस फर्म को छोड़कर नई फर्म बना ली तो वो नई फर्म भी 32 से 37 तक डिस्क्वालीफाइड होगी। वो नई फर्म भी 32 से 37 तक डिस्क्वालीफाइड होगी। बस एक बात ध्यान रखना, जिस पार्टनर ने छोड़ा होगा ना, वो नेस्ले के फाइनेंशियल को सर्टिफाई करता होगा, वो खुद। वही पार्टनर जो फाइनेंशियल को सर्टिफाई करके दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेता है तो दूसरी फर्म भी डिस्क्वालीफाइड अगले 5 साल तक, 32 से 37 तक साइनिंग पार्टनर कह सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये जो रोटेशन का कंसेप्ट है ना, रोटेशन का जो एक कंसेप्ट है, ये जिसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं ना आप, जनरल मीटिंग में उसी पे लगता है। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटेड पर्सन पे रोटेशन नहीं लगता। इसका मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ,
30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर लेकर आए आप, 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर लेकर आए भाई। ये फर्स्ट ऑडिटर कब तक कंटिन्यू करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। ये कब तक कंटिन्यू करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में अल्टीमेटली क्या होगा? वो रिटायर हो जाएगा। मान लो ए को लेकर आए, ए इज द फर्स्ट ऑडिटर, ए रिटायर हो गया। मान लो हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की। बच्चे एक बात बताओ, अगर ए को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया बोर्ड मीटिंग में और ए फर्स्ट एजीएम में रिटायर हो गया, तो क्या ए को रीअपॉइंट नहीं कर सकते? क्या ए के ऊपर रोटेशन लग जाएगा? क्या इस टेन्योर को रोटेशन में टर्म काउंट करेंगे? क्या नहीं करेंगे सर। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ है ए, तो इसीलिए इसे टर्म काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए ए इज क्वालिफाइड और एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड। बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटेड ऑडिटर पर रोटेशन नहीं लगता। इसका मतलब अगर ये बच्चे ध्यान रखना, अगर ए को आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया एज द फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट एजीएम में वो रिटायर हो गया ना, तो इस टेन्योर को टर्म काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ए रीअपॉइंट हो सकता है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े बच्चावाड़ी। डन। रोटेशन पे हम लगभग अपनी सारी बातें कर चुके हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फटाफट से कैजुअल वैकेंसी की। ठीक है भाई, चलो जी भैया कैजुअल वैकेंसी की बात की करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। 2018 में एजीएम में अपॉइंट किया गया भाई। अपना टर्म कब सर्व करेगा ये? 18 से 23 तक। जब 23 में ऑफिस खाली करेगा तो शेड्यूल्ड वैकेंसी होगी, शेड्यूल्ड। लेकिन बीच में एक दिन 5 मई को ऑफिस खाली कर दिया। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो पागल हो गया काम कर करके, या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, या मर गया, या रिजाइन कर दिया। भाई वैकेशन की रीजन तो कोई भी हो सकती है ना, या तो अनसाउंड माइंड, सिकनेस, डेथ, रेजिग्नेशन। एक बात ध्यान रखना, अचानक से आई है ये वैकेंसी। जो वैकेंसी अचानक से आएगी ना, वो शेड्यूल्ड नहीं है। जो वैकेंसी अचानक से आएगी उसे बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। क्या बोलेंगे बच्चे? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का नियम है, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी आए अगले 30 दिन में कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी बोर्ड मीटिंग में। जिस दिन कैजुअल वैकेंसी आएगी अगले 30 दिन में बोर्ड मीटिंग में फिल करनी पड़ेगी, अगले 30 दिन में। अब क्वेश्चन ये बनता है सर, मान लो ए को आपने अपॉइंट किया था, ठीक है, मान लो ए मर गया, ठीक है, आप बी को लेकर आ गए, ठीक है। बी का टेन्योर कब तक होगा? ए तो 18 से 23 के लिए आया था, 20 में ही मर गया। आप बी को लेकर आए, जिसे कैजुअल वैकेंसी के तहत लाओगे उसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम तक, ज्यादा दूर का नहीं, नेक्स्ट एजीएम तक। अगली एजीएम में वो अपना ऑफिस खाली कर देगा। कैजुअल वैकेंसी में जिसको लाओगे ना बच्चे, उसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम तक। नेक्स्ट एजीएम में वो ऑफिस खाली कर देगा। ही विल वैकेट द ऑफिस इन द नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एजीएम, ठीक है भाई। एक बात और सर, ये तो रीजन हो गया आपका कोई भी। अगर रीजन हुआ रेजिग्नेशन, अगर रीजन हुआ रेजिग्नेशन, समझना मेरी बात ध्यान से, तो रेजिग्नेशन के केस में 2 रिक्वायरमेंट है। 2 रिक्वायरमेंट कौन सी भाई? किसी भी रीजन से आप छोड़िए कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे 30 दिन में। अगर रिजाइन करके गया है तो जिस दिन रिजाइन किया है अगले 30 दिन में बोर्ड रेजोल्यूशन, और बोर्ड मीटिंग के अगले 3 महीने में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब मान लो ऑडिटर रिजाइन करके गया है इस दिन,
तो रेजिग्नेशन के केस में दो रिक्वायरमेंट है, 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग कराइए और बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करिए और अगले 3 महीने में, बोर्ड मीटिंग के अगले 3 महीने में जनरल मीटिंग कराकर ओआर पास करिए। कोई भी और रीजन हो, सिर्फ बीआर, ओनली बीआर। और अगर रीजन रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन, तो बीआर प्लस ओआर। बीआर कब तक? 30 दिन के अंदर। ओआर कब? अगले 3 महीने में। 3 महीने कहां से काउंट होंगे? बोर्ड मीटिंग में। तो वैकेंसी के 30 दिन के अंदर बीआर, बीएम के 3 महीने के अंदर जीएम। समझ में आ रही बात? कोई और कारण हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बीआर, अगर रेजिग्नेशन है तो बीआर प्लस ओआर। बीआर 30 दिन, ओआर अगले 3 महीने। ठीक है जी, चलिए। ये तो हो गई भाई नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में सिंपल है यार, सीएनडीजी वैकेंसी फिल करेगा 30 दिन के अंदर। अगर सीएनडीजी नहीं करता तो बोर्ड करेगा अगले 30 दिन में। सीएनडीजी 30 दिन, नहीं तो बोर्ड अगले 30 दिन। ठीक है भाई, डन। सबसेक्शन 8 है इसका। कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन के सेक्शन पता है कौन से हैं? 2, 3, 4। और ये तो मैंने आपको कल ही पढ़ा दिए थे, 5, 7, 1, 6। 5, 7, 1, 6 तो मैंने कल आपको बताया था ये। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑडिटर, सबसीक्वेंट ऑडिटर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 139 खत्म होने वाला भैया, मजे आ रहे हैं बच्चे। सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था। सबसेक्शन 10 क्या कहता है? जब तक नया ऑडिटर नहीं आएगा, रिटायरिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। एजीएम नहीं हुई या एजीएम हुई लेकिन एडजर्न हो गई, तो जब तक नया ऑडिटर नहीं आएगा पुराना ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और सबसेक्शन 11 मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, अगर ऑडिट कमेटी को बनाना जरूरी है तो बोर्ड ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन कंसीडर करेगा। मतलब ऑडिट कमेटी अपने सुझाव दे सकती है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेकर। सिमिलर पॉइंट है। बस एक आखिरी सबसेक्शन है, सबसेक्शन 9। ये क्या कहता है देखते हैं। सर रिटायरिंग को रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? कर लो ना, बस 3 केस में नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफाइड होगा तब। दूसरा, एसआर पास किया गया होगा, इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे तब। और तीसरा, वो खुद कह रहा है भैया मैं छोड़ छाड़ कर हरिद्वार चला, बहुत पैसे कमा लिए, अब अनविलिंगनेस दे चुका है राइटिंग में। 3 केस में उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते। कब? जब वो डिस्क्वालिफाइड होगा तब। जब उसने अनविलिंगनेस दी होगी राइटिंग में मुझे रीअपॉइंट मत करना तब। और जब एसआर पास किया होगा कि उसको रीअपॉइंट नहीं करना तब। 3 केस में ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो रीअपॉइंट कब कर सकते हैं? जब डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, जब अनविलिंगनेस नहीं दी होगी, जब एसआर पास नहीं किया गया होगा। नॉट लगाते रहो, आपका अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है वो, रीअपॉइंटमेंट के लिए। बधाई हो बच्चों, बधाई हो। 139 की बधाई हो सबको। वन 139 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, 141 हो गया, 139 हो गया। अब चलते हैं 140 की तरफ। 139 कहता है ऑडिटर कैसे आएगा, 140 कहता है ऑडिटर कैसे जाएगा। ये भी ठीक है, आओ जरा भेजते हैं ऑडिटर को। बहुत बढ़िया। अगर कंपनी हटाना चाहती है, 3 कंडीशन,
BR, CG की अप्रूवल और SR। BR पास करो, अगले 30 दिन में अदिति 2 में एप्लीकेशन देंगे CG को, और CG की अप्रूवल के 60 दिन के अंदर SR पास करेंगे। मतलब BR, CG की अप्रूवल और SR, ठीक है ना। बोर्ड रिजोल्यूशन, CG की अप्रूवल और SR, ठीक है। हटाने से पहले उसे उसकी बात कहने का मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, सिंपल है। लेकिन एनसीएलटी हटा सकता है सर, हटाएगा नहीं, हटवाएगा सबसेक्शन 5 के अंदर। अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कंपनी से बोलेगा हटा तू अपने ऑडिटर को, और अगर कंपनी ने हटा दिया तो खेला होबे। खेला कैसे होबे? वो ऑडिटर अगले 5 साल तक इंडिया की किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, और उसके ऊपर फ्रॉड का केस चलेगा अंडर सेक्शन 447। तो बेटा एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया तो बहुत ही घातक है। अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया तो बेटे वो आदमी अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता और पेनाल्टी फेस करेगा 447 के अंदर। एनसीएलटी हटाएगा नहीं, कंपनी से बोलेगा हटा, तो मतलब एनसीएलटी हटवाएगा कब? जब ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या फ्रॉड में इन्वॉल्व है। या तो एनसीएलटी खुद बोल सकता है सुओ मोटू, या किसी की एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, सीजी भी दे सकते हैं, कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बड़ा पछताओगे जो फ्रॉड करके जाओगे। सही बात है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 2 तो बहुत सिंपल है भैया, छोड़कर जा रहे हो अगले 30 दिन में अदिति 3 फाइल कर दो चाची और कंपनी के पास। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है चाची, कंपनी C&AG, नॉन गवर्नमेंट में 2 लोगों के पास। 2 लोग कौन? कंपनी, आरओसी। और गवर्नमेंट में कंपनी भी, आरओसी भी और C&AG भी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर रेजिग्नेशन फाइल करना पड़ेगा अदिति 3 में। और नहीं किया तो मस्त होने वाला है। मस्त मतलब अगर नहीं किया ना, पता है कितना फाइन है? ये फाइन इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक बार आ चुका है। 50,000 रुपए और रेमुनरेशन विच एवर इज लोअर, प्लस 200 रुपए, नहीं सॉरी, प्लस 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। मुझे सारे बच्चे रेमुनरेशन निकाल के बताएंगे अब, ठीक है। ऑडिटर ने रिजाइन किया 1 फेब को, रेजिग्नेशन डाल रहा है 1 सितंबर को। अमाउंट ऑफ पेनल्टी बताइए जब उसकी रेमुनरेशन है 48,000 रुपीज। अब ठीक है। देखता हूं कौन पहले आंसर देगा। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट्स बदल दी होंगी। विच एवर इज लोअर, तो 48 यहां पकड़ लो, प्लस 500 पर डे। अब डे कितने हैं भाई? 1 फेब को रिजाइन किया आपने, 30 दिन के अंदर फाइल करना चाहिए था। 30 दिन का मतलब होगा 27 दिन फेब के और 3 दिन मार्च के। 3 मार्च तक करना चाहिए था आपको कायदे से। आपने फाइल किया भाई कब तक? आपने फाइल किया भाई 1 सितंबर तक। कितने दिन का डिले है? 28 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के और 1 दिन सितंबर का। बताओ भाई कितने दिन का डिले हो गया? 30 30 30 30 30 150, ठीक है जी।
150 प्लस 182 डेज। ओहो, रेसिडेंशियल स्टेटस निकल गया भैया यहां तो 48,000 प्लस 500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 182 डेज। ठीक है जी, तो ये निकल गया 48,000 प्लस 91,000, है ना। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 49। ठीक है, 1,39,000। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैक्सिमम कैपिंग कितनी की है भाई इन्होंने मैक्सिमम कैपिंग कितनी की है? इन्होंने मैक्सिमम कैपिंग की है भाई, इन्होंने मैक्सिमम कैपिंग की है 2 लाख रुपए की। ठीक है, अभी तो कैपिंग से तो कम ही आ रहा है, कैपिंग से तो कम ही आ रहा है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, डन है जी कहानी, आगे बढ़े। चलिए, तो 50,000 रुपीज रेम्युनरेशन प्लस 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, नरोड़ा। नरोड़ा का फुल फॉर्म पता चला? नरोड़ा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरोड़ा? वो हंसोगे, नरोड़ा क्या है? नरोड़ा का मतलब होता है नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। भाई रिमूवल और नरोड़ा में फर्क है, रिमूवल और नरोड़ा में फर्क है। एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 2020 में ऑडिटर को अपॉइंट किया तनिया को, 2025 में बहन का रिटायरमेंट हो गया, और कंपनी छोटी कंपनी, रोटेशन लगता ही नहीं। लेकिन कंपनी कहती है बहुत ही घटिया काम किया है, इस औरत को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। अब आप बताओ, अगर इस औरत को रीअपॉइंट नहीं किया आपने, तो ये थोड़ी बोलेंगे ऑडिटर को रिमूव कर दिया है। हमने तो रीअपॉइंट नहीं किया, रीअपॉइंट नहीं किया मतलब इस बहन का नरोड़ा कर दिया। नरोड़ा मतलब नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। हर बार मैं रिटायर क्यों होती हूं? तो बेटी हरकतें सुधार लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। ठीक है, इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना यार, आपने जनरल मीटिंग में पढ़ते हैं लॉ के अंदर, मेंबर 14 डेज पहले एजीएम से नोटिस देंगे कंपनी को, कंपनी 7 दिन पहले नोटिस देगी सारे मेंबर को कि कुछ मेंबर मन बना चुके हैं, नरोड़ा करेंगे। नरोड़ा का नोटिस कौन दे पाएगा? 5 लाख के शेयर होने चाहिए, 1% वोटिंग पावर, विच एवर इज लोअर हायर, कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन। 5 लाख के शेयर या 1% का वोटिंग पावर, साथ में एएसएपी नोटिस दोगे ऑडिटर को, ए तनिया बैग पैक कर ले, आने वाली एजीएम में नरोड़ा होगा तेरा। तनिया रो रही है, कह रहे मुझे अपनी बात कहनी, कह रहे कह दे। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना, वो अपनी बात रखेगा, रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे उसे। वो कंपनी से कह सकता है भैया नोटिस भेज रहे हो ना 7 दिन पहले वाला, उसमें मेरा रिप्लाई लगा दो भैया, प्लीज प्लीज लगा दो ना, मैं अपनी बात बोल दूंगा मेंबर से। पता चला रिप्रेजेंटेशन आराम से दिया, भैया मेरा रिप्लाई लगा दो। कंपनी कह रही है इधर 7 दिन पहले चला गया नोटिस, तो आज रिप्लाई दे रहा है, आज रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कल मीटिंग है, तो भैया एक काम करो मीटिंग में पढ़ देना भैया, है भैया पढ़ देना भैया। 2 तरह की रिक्वेस्ट कर सकता है, नोटिस में ऐड कर दो ना भैया 7 दिन वाले में, या पढ़ दो ना भैया। अगर जैसा भी बोलता है आप रिक्वेस्ट को मान लें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ऑडिटर कुछ नहीं सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी, तो ऑडिटर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। लेकिन पहले एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ऑडिटर हवाबाजी कर रहा है, तब ऑडिटर ने भाई साहब डायरेक्टर को गालियां निकाली हुई है, कुछ भी लिख रहा है ऑडिटर, कह रहा है मैं, तनिया लिख रही मैं
एक दिन में 5 कुंटल धनिया बेचती हूं और मेरी कोई कदर नहीं है। ये डायरेक्टर सबके सब मिले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। कंपनी ने रिप्लाई पढ़ा, कंपनी ने कहा फेंक कूड़ेदान में इसका रिप्लाई। ना नोटिस के साथ अटैच हुआ, ना रीड हुआ, उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। रिप्लाई बैठ के रो रहा है डस्टबिन से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी भैया, एक सेक्शन और हो गया। वाओ सर वाओ। और अब आते हैं सबसे बड़े सेक्शन पे, 142 है। ये क्या है? सेक्शन है। ऑडिटर ओवर एक्साइटेड हो गया भाई। ऑडिटर की रेम्यूनरेशन पूछते पूछते डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पूछ ली 2 अटेम्प्ट पहले लॉ के अंदर। भगवान भला करे इनका, इंस्टीट्यूट वालों का। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, कोई दिक्कत नहीं। भैया रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा जो अपॉइंट करेगा। मतलब मेंबर ने अपॉइंट किया है, जनरल मीटिंग में फिक्स करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। अच्छा एक बात बताओ, रेम्यूनरेशन में क्या क्या आएगा? मान लो ये ऑडिटर है, ऑडिटर का नाम है काका, सीए काका। ये रहता है दिल्ली में। ये अपने आर्टिकल को लेकर जा रहा है राहु केतु को। भैया लेकर गया यहां से मुंबई क्लाइंट प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं है। काका अपनी फीस चार्ज कर रहा है भैया 10 लाख रुपए। काका ने जाने के ये वो खर्चे वर्चे हुए भाई, फ्लाइट के इसके उसके 50,000 रुपए क्लेम करेगा। और काका वहां जाके होटल में रुका, होटल में रुकाया और क्लाइंट ने पूरी फैसिलिटीज दी, खाना बुफे ये सब कुछ, 2.5 लाख रुपए वहां खर्च हो गए। तो आपको पता है ऑडिटर की टोटल रेम्यूनरेशन कितनी है? टोटल रेम्यूनरेशन 10, 10.5, 13 लाख रुपए कहलाएगी। रेम्यूनरेशन में तीनों चीजें आएंगी। तीनों चीजें मतलब फीस भी आएगी, एक्सपेंस भी आएंगे और फैसिलिटी भी आएगी, तीनों। तो टोटल रेम्यूनरेशन कहलाएगी 13 लाख रुपए। लो जी 142 हो गया खत्म। टेन 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 टेन, ये भी हो गया। चलो जी, मजे आ रहे हैं। जीवन संसार में रखा क्या है इसके सिवा? आओ बेटे कुछ तो पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पावर्स ऑफ ऑडिटर की। ऑडिटर के पास राइट है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है और वाउचर। किसके? कंपनी के। लेकिन एक राइट और है, होल्डिंग कंपनी को ऑडिटर सब्सिडरी और एसोसिएट की बुक्स भी चेक कर सकता है। शैल ऑल्सो हैव द राइट, मतलब जो राइट ऊपर दिया गया वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ ये भी राइट है कि आप होल्डिंग के साथ साथ सब्सिडरी एसोसिएट की बुक भी चेक कर सकते हो। लेकिन सारे बुक्स नहीं, वही बुक्स जो कंसोलिडेशन से कनेक्टेड है। एक बात और, आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, कंपनी के वाउचर चेक कर सकते हैं, चाहे कंपनी के आरओ में रखे हो या एनी अदर प्लेस। अब एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है? मान लो इनका आरओ है मुंबई में, ठीक है भाई। अब भैया इनका कंपनी का ऑडिटर है मिस्टर डब्लू, ठीक है भाई। इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, B1, B2, B3, B4, B5। डब्लू कहता है इन 3 की तो ऑडिट मैं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा इन तीनों ब्रांच की ऑडिट, लेकिन B4 की ऑडिट मैं नहीं करूंगा। तो B4 की ऑडिट कर रहा है Y और B5 की ऑडिट कर रहा है Z। तो एक बात बताओ, अगर W जो कंपनी का ऑडिटर है अगर B4 और B5 की ऑडिट नहीं करता, उसके ब्रांच ऑडिटर अलग अलग लोग हैं, तो क्या W इन ब्रांचेस में जाकर विजिट कर सकता है क्या? बिल्कुल करेगा सर। क्या इन दोनों ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। भले ही इन दोनों ब्रांच की ऑडिट ब्रांच ऑडिटर अलग से कर रहे हैं, दूसरे ब्रांच ऑडिटर है,
तब भी कंपनी को ऑडिटर मतलब कि डब्ल्यू इन ब्रांच की बुक्स चेक कर सकता है। अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल बनेंगे तो पांचों ब्रांच के अकाउंट्स तो मर्ज होंगे ना जाकर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो सारे ब्रांच की जानकारी आएगी, भले ही ब्रांच ऑडिटर अलग हो। यू कैन विजिट द ब्रांच, यू कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, लिखा हुआ है सर, चाहे बुक्स आरओ में पड़ी हो या किसी और जगह, यू कैन इंस्पेक्ट इट वेदर आरओ और एनी अदर प्लेस। एक बात और, ऑडिटर के पास राइट है ऑडिटर ऑफिसर से जानकारी मांग सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, जो ऑडिट के लिए जरूरी है। अब ऐसा नहीं कुछ भी पूछ रहे हो, और शर्ट बड़े लगी, कहां से बनवाई, कहां बनवाई शर्ट, कहां से बनवाई, एमडी कर अपना काम करना है यार, कह रहे हैं मुझे मना कर रहा है आंसर देने से, रिपोर्ट में लिख दूंगा। ऑडिट के लिए जो भी जरूरी हो वो जानकारी मांगो, ठीक है ना। किससे मांगोगे? ऑफिसर से। अच्छा, अब मान लो ऑफिसर से आपने जानकारी मांगी, ऑफिसर बात ही नहीं कर रहा है आपसे, कह रहा है सुन ही नहीं रहा आपकी बात। ऑफिसर लायबल है 147 सबसेक्शन 1 के अंदर, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, तो क्या होगा ऑफिसर के साथ? बेटा अब तो फिर भी ठीक है, पहले तो जेल थी। ऑफिसर लायबल होगा फाइन के लिए 10,000 से 1 लाख, ठीक है, और कंपनी 25,000 से 5 लाख, ठीक है। कंपनी 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर 10,000 से 1 लाख, पहले जेल थी। वरना पता चला ऑडिटर कह रहा है ऑफिसर से, जानकारी दे दे, भिजवाऊं जेल, ऑफिसर बेचारा खाना खा रहा है, बैठ के तो भैया जानकारी, जेल में भिजवाना भैया, तो जेल का प्रोविजन अनरीजनेबल था, हटा दिया। ऑडिटर में से जेल का प्रोविजन नहीं हटा, ऑफिसर में से हट गया, ये भी ठीक। 10,000 से 1 लाख, पता चला ऑफिसर मस्त पैसे वाला आदमी है, आपके लिए जानकारी देगा, वरना फाइन लगवाऊं, लगवा देना, कितना का लगवाया? 1 लाख का नहीं दूंगा जानकारी, ये भी ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो अधिकार दिए गए ना ऑडिटर को, ये कंपनीज एक्ट ने दिए हैं। आप ऑडिटर के अधिकार नहीं छीन सकते, भले ही 100% शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास कर दें, ऑडिटर से उसके अधिकार नहीं छीन सकते। ये राइट उसे कंपनीज एक्ट ने दिए हैं। अगर आप मान लो यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर दें कि अधिकार नहीं मिलेंगे ऑडिटर को, कि ऑडिटर बुक्स चेक नहीं कर सकता, कि ऑडिटर पूछताछ नहीं कर सकता, सर वो यूनानिमस रिजोल्यूशन वॉइड होगा, वॉइड, ठीक है ना। तो कोई भी रिजोल्यूशन जो ऑडिटर को प्रिक्लूड करेगा, उसके अधिकारों से दूर करेगा, चाहे 100% शेयर होल्डर ने क्यों ना पास किया हो, वो रिजोल्यूशन वॉइड है, एज इट इज अगेंस्ट द एक्ट, इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। बहुत बढ़िया बच्चा बाड़ी, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनो ध्यान से अब इसको। ऑडिटर के पास, हाँ अब तो देखो पार्ट्स हो गई, अब है उसकी कई सारे ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज पढ़ते हैं। पहली ड्यूटी है इंक्वायरी की। क्या ड्यूटी है भाई इंक्वायरी की? ऑडिटर 6 तरह की इंक्वायरी करेगा। पहला, जो लोन एडवांस दिए हैं वो सिक्योर्ड तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अनसिक्योर्ड लोन बांट रही है, अनसिक्योर्ड लोन, और वो लोन कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। पता चला कंपनी लोन बांट रही है 1% इंटरेस्ट रेट पे, बोले वाह यार हमें ले रहे थे 3% पे, तो क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल। जो लोन दिए हैं वो सिक्योर्ड हैं और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। पहली बात, कंपनी लोन दे रही है और उसे दिखा रही है डिपॉजिट, तो आप देखिए कि लोन एडवांस को डिपॉजिट तो नहीं दिखाया कंपनी ने। पूछिए, इंक्वायरी का अधिकार है आपके पास, आप पूछिए क्या इन्वेस्टमेंट को परचेज प्राइस से कम दाम में तो नहीं बेच दिया? इन्वेस्टमेंट क्या था कंपनी ने 4 करोड़ का किसी शेयर डिवेंचर में, और वही इन्वेस्टमेंट आज कंपनी ने 3 करोड़ का बेच दिया। तो आप पूछिए कि क्या आपने शेयर डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को परचेज प्राइस से कम दाम में बेचा है? क्या बेचा है तो पूछताछ करेंगे आप। हाँ, इतनी बात जरूर है, अगर कोई बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका रोज का यही काम है, वहां पूछने की जरूरत नहीं है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है। एक बात और, क्या पर्सनल खर्चे को
कंपनी ने बिजनेस का खर्चा माना है क्या? पूछिए, इंक्वायरी करिए, आपके पास आपकी ड्यूटी भी, आपका अधिकार भी है। क्या पर्सनल खर्चे को आपने रेवेन्यू में दिखाया है क्या? 4 पॉइंट हो गए। क्या लोन एडवांस सिक्योर्ड है? क्या लोन एडवांस को आपने डिपॉजिट तो नहीं दिखाया? क्या इन्वेस्टमेंट्स को परचेज प्राइस से कम दाम में तो नहीं बेचा? क्या पर्सनल एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं दिखाया? 5वीं बात, क्या बुक एंट्री वाले ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बुक एंट्री से रिप्रेजेंट हो, जैसे डेप्रिसिएशन, सिर्फ बुक एंट्री, एक्चुअल में तो है नहीं, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? साथ में अगर शेयर को कैश में अलॉट किया है तो कैश एक्चुअल में मिला है या नहीं, क्योंकि हमेशा शेयर कैश में अलॉट नहीं होता। याद करिए स्वेट इक्विटी शेयर जैसे शेयर। तो अगर शेयर कैश में अलॉट हुआ है तो ध्यान रखिए बच्चा काटे, वहां पे एक्चुअल में कैश मिला है या नहीं। तो 6 बातें हैं, ये 6 इंक्वायरी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चा बाड़ी जो आपको करनी है। ठीक है जी, चलिए जी, ये ड्यूटीज हैं आपकी। डन। एक बात ध्यान रखिए, इंक्वायरी कर लिया आपने, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट बनाओगे आप। रिपोर्ट बना के ना मेंबर को नहीं भेजनी, रिपोर्ट मेंबर के नाम बनेगी। तो अगर आप ऐसे 700 पढ़े तो वहां लिखा होता है टू द मेंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां ये नहीं लिखा ऑडिटर शैल सेंड द रिपोर्ट टू द मेंबर, क्या लिखा है? मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर। ऑडिटर तो अपनी रिपोर्ट जनरली सेक्रेटरी को भेजता है, सेक्रेटरी मेंबर को भेजता है। 35 लाख मेंबर रिलायंस में, ऑडिटर भेजने लगा तो हो गई कहानी। ठीक है ना, मेंबर के नाम रिपोर्ट जाएगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्वार्टरली भी होते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट क्वार्टरली भी होगी क्या? नहीं, जो ऑडिट रिपोर्ट आप देंगे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे देंगे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिए, जो ऑडिट रिपोर्ट आप बनाएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगी कंपनी के अफेयर्स का, उसमें कुछ भी गलत मत बताना। इट शैल रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है बच्चा वाड़ी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से, कि फिर ओवर ज्यादा हो जाएगा। जब अगली क्लास में करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा।